हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था। देखो, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो हम इनको डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं जिसका नाम होता है डॉट, या फिर हम उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हमें आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी चाहिए, जब हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी चाहिए हो तो हम उसका कराते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कितना आता है सर? ए डॉट बी की वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा। और जब हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर भी वेक्टर चाहिए, आंसर भी वेक्टर चाहिए, तब हम उनका कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर क्या आता है वेक्टर, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलो अब डिटेल में आज हम जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, जल्दी से नोट्स निकाल लो और लिखना शुरू करेंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। चल, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें होंगी, ध्यान से सुनोगे सब एक बार में समझ में आएगी। देखो, ए क्रॉस बी जब भी हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, पहली बात ये क्या होगा? वेक्टर होगा। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। कोई भी दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। लेकिन सर ये तो वेक्टर होना चाहिए और ये तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे, और डायरेक्शन जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई के। सर जिस भी डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। सबसे पहली बात जो अभी हमें सीखनी है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आता है। डॉट प्रोडक्ट का क्या आता है? ए बी कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या जाता है? ए बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन क्या होगी? तो ये जो वेक्टर निकल के आता है इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है जो कि इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। यानी कि मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं कि सी जो है, सी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। जो ए क्रॉस बी अपना वेक्टर आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब भी हम कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर जो वेक्टर आएगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि सर ये जो एन कैप है, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में है? यूनिट वेक्टर विच इज, इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आई बात? ठीक है, तो दो बातें समझ में आई कि सर कोई भी दो प्रोडक्ट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो मैग्नीट्यूड तो आएगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी सर उन दोनों के परपेंडिकुलर, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो आंसर वेक्टर ही आता है। वो जो आंसर वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। कौन से दोनों? ए और बी। समझ में आया? तो नोट कर लो रे, इतनी सी बात थी, नोट कर लो। तो यहां नोट डाल के ये बात लिख भी लो कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर
देन सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा एंड सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो एक और बात पे कमेंट कर सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है क्या। तो इस बात से भी क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि दिस इम्प्लाइज सी डॉट ए कितना हो जाएगा, 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात भी नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। इफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सर हमें पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डायरेक्शन तो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है सर, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड। छोटी सी बारीकी है, इसका ध्यान रखना है ना। ए डॉट बी में ये नहीं पूछा जाता है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बताओ, इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर है। स्केलर तो वो खुद ही मैग्नीट्यूड है, इसलिए उसके आसपास ऐसा नहीं होगा। लेकिन ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमसे बस उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। अगर हमसे पूछता कि ए क्रॉस बी निकालो तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती, लेकिन हमसे केवल क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा ए 3 बी 10 साइन कितना एंगल है 60। तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 10 इंटू √3/2, तो 2 5 जा 10 यानी कि 15 √3 विल बी द आंसर। समझ में आया, इजी सी बात है, जल्दी से उतार लो। चल आगे बढ़े। अभी कल या आज ही मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था, मुझे बड़ी पसंद आई। उसमें लिखा हुआ था कि जब लड़कों के चाटा पड़ता है, बॉयज़ के चाटा पड़ता है, तो हम अपना गाल नहीं, हम सबसे पहले अपने बाल ठीक करते हैं। एग्री करते हो क्या? मैं तो करता हूँ भाई, यही देखा है मैंने तो। यार बाल नहीं बिगड़ गए हों। चलो आगे बढ़े। यानी कि अभी तक हमने जाना, अब तक आपने देखा कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा ए बी साइन थीटा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। लेकिन उसे निकालेंगे कैसे सर, इस वेक्टर की डायरेक्शन को निकालेंगे कैसे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब देखो इसके लिए बहुत सारे रूल होते हैं, राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है। तो मुझे राइट हैंड थंब रूल अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते हैं? सपोज करो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। क्या कहता है ये रूल? कुछ कहता है ये रूल, क्या कहता है? ये कहता है कि अपना राइट हैंड लो। हाँ सर राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड ही लेना है। अब उसे रखो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। राइट हैंड को लो और उसे रखो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। इस तरीके से रखो कि तुम्हारी जो फिंगर्स है ना वो रोटेट हो जाए दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में।
सर क्या बोल रहे हैं? चलो स्टेप लिखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। स्टेप 1, कीप राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड रखो, ठीक है। स्टेप 2 रख ली। स्टेप 2, कर योर फिंगर्स इन डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड रखा, अब इस राइट हैंड की ही फिंगर्स को किधर ले जाना है? दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। तो सर ऐसे रखूंगा तो ये तो अंदर जा रही है, दूसरे वाले की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इस राइट हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा। अब फिंगर्स को कर्ल करो जिससे कि वो दूसरे की तरफ जाए, गई के दूसरे की तरफ। तो ये राइट हैंड रखा, अब फिंगर्स को कर्ल करा दूसरे वेक्टर की तरफ, मुट्ठी बांध लो। अब ये जो थंब है, ये थंब जो है ये देगा तुम्हें ए क्रॉस बी वेक्टर यानी कि सी वेक्टर की डायरेक्शन। सिंपल। सर राइट हैंड लो, उसे पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, फिर फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, तो जो थंब होगा वो देगा हमें ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस बात को लिख लेते हैं, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड सेकंड वेक्टर। स्टेप 3, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर या फिर मैं बोलूँ सी वेक्टर। बात समझ में आई क्या? पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखा, दूसरे की तरफ फिंगर घुमाई, तो जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी वेक्टर की। यानी कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा ना वो कैसे जा रहा होगा? ऐसे ऐसे जा रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे इस तरफ जा रहा होगा वो। समझ में आया क्या? नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हो गया। चलो, तो सर अभी तक हमने देखा कि कोई भी दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर एक वेक्टर ही आएगा। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, वो हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। समझ में आया क्या? अच्छा, एक और वेक्टर्स के निकाल लो, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन, एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चल जल्दी से बता दो क्या डायरेक्शन आएगी? राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालेंगे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या करना है? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, राइट हैंड लेना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है। तो सर ये राइट हैंड, ये रख दिया फर्स्ट हैंड की तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। अब फिंगर्स को कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की तरफ। सर सेकंड वेक्टर की तरफ तो है नहीं, सर इधर कर्ल करना पड़ेगा। अरे सर ऐसा रख लो ना, ऐसा रख लिया। अब फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड है, फिंगर्स को कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की तरफ, हो गई। फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड, फिंगर्स को कर्ल करना है सेकंड की तरफ। थंब जो है, थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? ए क्रॉस बी की, यानी कि थंब जा रहा है सर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, तो द डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इनवर्ड्स, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। समझ में आई बात? ठीक है ना, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगी। अब सर बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर वो तो अपन दिखा नहीं सकते हैं। अगर अपन वो दिखा नहीं सकते हैं तो उसको दिखाने का तरीका निकाला। क्या? अगर मैं इस तरीके से दिखा दूं, यूं क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब है कि वो वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे सपोज यहाँ ये दोनों वेक्टर है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया मतलब वो वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आई बात? और अगर मैं ऐसे दिखा दूं डॉट, इसका मतलब वो वेक्टर यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ, ऐसे बाहर आ रहा है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्रॉस, और ऐसे अंदर की तरफ। समझ में आई बात? डॉट मतलब
बाहर की तरफ। तो चाहो तो लिख लो इस बात को भी नोट डाल के। डॉट एम्प्लाइज वेक्टर कमिंग, या फिर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। और क्रॉस मतलब वेक्टर गोइंग इनवर्ड्स द प्लेन, इनटू द प्लेन। समझ में आया क्या? तो नोट कर लो, फिर नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ए क्रॉस बी जब हम कराएंगे तो आंसर वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ उसकी उंगलियों को घुमाओ, और जैसे ही तुमने उंगलियां घुमाई तो जो थंब होगा वो देगा तुम्हें तीसरे वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब सवाल आता है, इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए? इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? सेम क्वेश्चन हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में कि इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो आंसर आया था यस, बिल्कुल होते हैं। जानने के लिए देखिए डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं क्या? तो सर ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए होता है, ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा बी ए साइन थीटा। सर बी ए साइन थीटा, अब बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, तो ए बी साइन थीटा, 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, ये की तो बात है। अब सर ये भी ए बी साइन थीटा, ये भी ए बी साइन थीटा इक्वल होगा ना? इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होते हैं, हाँ या ना? नहीं, अभी इतनी देर से बता रहा हूँ कि ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा? वेक्टर, यानी कि इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। तो ये बात तो हमने प्रूव कर दी कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ या ना? क्योंकि सर ये भी होता है ए बी साइन थीटा और ये क्या होता है बी ए साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, बी ए की जगह ए बी लिख दिया तो दोनों इक्वल हो गए। सपोज करो ए ऐसा है और बी ऐसा है, इनके बीच में एंगल है थीटा। लेकिन याद करो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? सर ये भी एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर है। बी क्रॉस ए क्या है? एक वेक्टर है। तो सर दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जब उनकी डायरेक्शन इक्वल हो। जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जब उनकी डायरेक्शन इक्वल हो, हाँ या ना? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल, जब उनकी डायरेक्शन इक्वल होगी। क्लियर है बात? तो सर फिर क्या करें? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन कैसे चेक करें? दोनों की डायरेक्शन निकाल लो। सर कैसे निकालो डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से क्या हम दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? सर पहले वेक्टर की तरफ हैंड, दूसरे की तरफ फिंगर्स कर करी तो ये बाहर की तरफ, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आई बाहर की तरफ। डायरेक्शन कैसी आई? बाहर की तरफ, इस तरफ आई, ठीक है। और B क्रॉस ए की निकालो। अब अगर B क्रॉस ए की भी बाहर आई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन चेक करनी है बस, हाँ या ना? कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है। तो सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एक की डायरेक्शन निकाली बाहर की तरफ आई। B क्रॉस ए की देखो सर, इस बार पहला वेक्टर कौन है? B है, तो अपना हैंड किसकी तरफ रखाएगा? B की तरफ रखाएगा। तो सर B की तरफ हैंड रखाया, A की तरफ फिंगर कर्ल करी तो थंब किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है, यानी B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो सर मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम
नहीं है। तो हम ये बोलेंगे इन दोनों बातों से ये साबित होता है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी था। क्लियर है क्या बात? नोट कर लो फिर इसे, और इस बात को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के भी लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, फिर क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें कराऊंगा, कुछ अभी भी करेंगे हम। ये भी एक क्वेश्चन है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज अपोजिट टू दैट ऑफ B क्रॉस A। हाँ या ना सर? दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम। तो सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? हाँ या ना? सर B क्रॉस A की डायरेक्शन थी अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई करते से ही जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे आई कैप इस तरफ, माइनस आई कैप जस्ट अपोजिट, जे कैप ऊपर, माइनस जे कैप नीचे। तो ऐसे ही सर मुझे पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम कराने के लिए क्या करूं? किसी भी एक में माइनस से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, अपोजिट हो गई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सर A क्रॉस B की डायरेक्शन भी वही है जो माइनस B क्रॉस A की है, B क्रॉस A की अपोजिट थी, माइनस से मल्टीप्लाई करके सेम हो गई, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन A क्रॉस B और माइनस ऑफ B क्रॉस A इक्वल होते हैं। समझ में आई क्या बात? आई हो तो नोट करो, और से नहीं आई हो तो कमेंट करो, कुछ तो करो रे। हो गया? तो आज हमने जाना क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, एकदम बेसिक डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में जब वेक्टर्स हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाना है, कार्टेशियन फॉर्म में जब वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाना है। क्लियर है बात? चलो बाय बाय।